फ़हीम फ़ारूकी एक पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का, ये किस तरह से फ़हीम कमांडो बन गया? अली भाई, पहले तो मैं आपकी मिथ तोड़ देता हूँ। ये फ़हीम कमांडो पुलिस वालों के एनकाउंटर से फ़हीम कमांडो नहीं बना था। ये फ़हीम कमांडो जब बना है, मैं साफ़ी तो हूँ नहीं, आप लोग इंप्रेस हो जाते हैं ये हटो बचो कहानियाँ सुनने के बाद। मैं आपको बताता हूँ नर मादी में फ़र्क क्या होता है। ये बॉलीवुड वाला बदमाश था। अब ये फ़हीम कमांडो का ग्रुप, क्या ये भी यही बदमाशी करते थे जैसे कि आप लोगों के मामला चल रहे थे, या फिर इनका कोई कोर्स था, कोई महाजिर कोर्स के लिए कुछ कर रहे थे? माजिर कौस, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, ये था माजिर कौस। माजिर कौस ये था मारो काटो, रॉ से पैसे लो, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करो, इंडिया में ट्रेनिंग करो, ये माजिर कौस है। दो नस्लें खा गई है, जवानों की दो नस्लें खा गई है। हमने क्या अकॉम्प्लिश किया, एक चीज नीचे लिखो विद फैक्ट। मैं दोबारा एक गंजा होके आऊंगा लास्ट टाइम, सब बूंदे मुंह अब सब मोड़ दूंगा। मैं मर्द का बच्चा हूं, अपनी जबान पे कायम रहता हूं। नीचे लिखो, फिर देखना मैं आता हूं नहीं आता, फिर नहीं आऊंगा दोबारा, मुंह छुपाऊंगा तुम लोगों से। क्या उस टाइम पर फ़हीम कमांडो ने पीएसएफ के कोई लड़के गिराए? एक खास विंग एक एमकेएम का होता है, उसको टारगेट किलर्स कहा जाता है। बड़े बड़े नाम उसमें। सौलत मिर्जा, असल में ये जोड़ीदार था सौलत मिर्जा का भी। बच्चों के सर काट देते थे अली भाई। मुझे मारने जब आए गुलशन में, वज़ीर आज़म हाउस में इसने कॉल करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को उस टाइम पर धमकी दी। मुल्क की वजीर आजम को धमकी देना। कहा जाता है कि राव अनवर और चौधरी असलम दोनों गए, जेल से इसे निकाला और इसे लेकर गए, तो पूरा एक पुलिस मुकाबला स्टेज किया गया इसका। एक जुमला बोला गया कि फ़हीम कमांडो जो है वो कस्टडी में है। बोला क्यों है, कस्टडी में क्यों है? कामरान भी, आज के पॉडकास्ट में हम बात करते हैं कराची ऑपरेशन, उसके हकाइक क्या थे, और एक किरदार भी है कराची का फ़हीम कमांडो। आपकी ओपोनेंट पार्टी का एक शख्स था, एक क्रिमिनल था। सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो उसके बारे में बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां इस टाइम पर वायरल हैं, लोग उस पर बात कर रहे हैं, लोगों को हकीकत नहीं पता। अब फ़हीम फ़ारूकी एक पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का, ये किस तरह से फ़हीम कमांडो बन गया? जो कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, कहा जाता है कि इसके साथ या इसके भाई के साथ जो पुलिस ने किया, उसके रिवेंज में ये फ़हीम कमांडो बना। क्या ये सच है? इसी वजह से ये इस हद तक पहुंच गया? अली भाई, पहले तो मैं आपकी मिथ तोड़ देता हूँ। ये फ़हीम कमांडो इसलिए नहीं बना कि ये जब पुलिस वालों के एनकाउंटर से फ़हीम कमांडो नहीं बना था। ये फ़हीम कमांडो जब बना है जब ये अफ़गानिस्तान में जहाद किया इसने। और ये भी जहाद ये नहीं कि जहादी था, ये वो टाइम था जब एमकेएम के लड़के सारे आगे पीछे हो रहे थे। यानी बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कहीं चले गए, कोई पंजाब बहुत लड़के जा रहे थे उस वक्त छुपने के लिए। इंटीरियर सिंध चले गए, पंजाब चले गए, कहीं रिश्तेदारों में, किसी दोस्त के पास, कहीं इस तरह। जहाँ क्योंकि जिसको बाहर का मौका मिल रहा था वो बाहर भाग रहा था। तो खोतियाँ तो ये थीं, ये जो बहुत इसको रोमांटिसाइज किया जाता है कि नर 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 वो ऑटो बचो कमांडो। मैं अभी इसको डायसेक्ट करता हूँ ना आपके सामने, हमारा काम है ये। मैं साफ़ी तो हूँ नहीं, आप लोग इंप्रेस हो जाते हैं ये हटो बचो कहानियाँ सुनने के बाद। मैं आपको बताता हूँ नर मादी में फ़र्क क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये मिथ तोड़ देते हैं। ये गया था अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान गया था जहाद, मतलब ट्रेनिंग बेसिकली कर रहा था ये वहाँ पे। उनके साथ ये जहादी बन के गया होगा या किस तरह से वो हरकतुल मुजाहिदीन वाले चक्कर में पहुंच गया ये वहाँ पर। और इसने वहाँ ट्रेनिंग तो की है, इसने वहाँ पे, इसको आरपीजी की ट्रेनिंग थी इसके पास, ये और AK-47 ऑफ कोर्स मनूवरिंग, ये सारी चीज़ें उसने सीख ली थी वहाँ जाके। तो इसने कुछ टाइम वहाँ लगाया, और जब ये वहाँ टाइम लगा गया तो ये फ़हीम कमांडो बना है। तो ये एक रोमांटिसाइज या मिथ है कि ये फ़हीम कमांडो पुलिस के एनकाउंटर, ये पुलिस वालों के बाद, दैट्स नॉट ट्रूथ। कमांडो मतलब ये कमांडो एक्शन करके आया हुआ है, तो ये वहाँ कमांडो एक्शन की बात होती है कि वहाँ ट्रेनिंग करके आया हुआ। और ज़्यादातर वो भी था, ये बॉलीवुड वाला बदमाश था। मतलब होता है जो इंडियन मूवियाँ देख देख के रोमांटिसाइज करते हैं अपने आप को। ही वॉज अ क्वाइट गाय, ही वॉज नॉट वन चैटर। लेकिन ये कि रोमांटिसाइज जिसको उसको किया जाता है, ही वॉज वही जो देखिए पैदाइशी जरासीम होते हैं, एक अलग चीज़ होती है, और एक होता है जो फिल्में देख देख के इसको शौक़ होता है, वो बॉलीवुड देख के और फलाना देख के अपना होलिया, और वो ज़बान वही इस्तेमाल करना, वो जुमले इस्तेमाल करना। तो सो दिस इज़ व्हाट इट वाज। अब फ़हीम कमांडो एमक्यूएम कैसे ज्वाइन करता है और इस एक्सट्रीम तक कैसे पहुंचता है? इसके भाई वगैरह एमक्यूएम में थे, सारी चीज़ ये थी। और लेकिन बहुत से लड़के अगर बहुत के नहीं, एमक्यूएम वाज इज़ अ डिजीज़, इसको डिजीज़ कहते हैं सही मानों में। एमक्यूएम वाज अ डिजीज़। तो मसला ये था कि कोई भी जो कराची के जितने भी लड़के थे वो, उनके लिए अब देखें
कॉलेज में जाओ APMSO, मोहल्ले में बैठो MQM। ये पहली दफ़ा ऐसी कोई तंजीम बनी थी ना कराची में, कोई ऐसी जमात इस्लामी, उससे पहले जमात इस्लामी होती थी कराची में, यानी MQM से पहले। तो मोहल्लों में पीपल्स पार्टी को इतना इन्फ्लुएंस था नहीं, पीपल्स पार्टी ज़्यादा इंटीरियर सिंध में थी, मोहल्लों में पीपल्स पार्टी को ऐसी थी नहीं, लाइक अनलेस लियारी वॉज इट सेल्फ वॉज। तो अब लियारी का हर लड़का पीपल्स पार्टी का था क्योंकि वो थी। सो ज़रा बात को समझे, यहाँ बारीक बात है। अब हर मोहल्ले में जितना भी लड़का बैठ रहा है, अब हैं कौन सारे, कराची में कौन रहता है, मेजोरिटी उर्दू स्पीकिंग रहते हैं ना, और वही सेक्टर, वो यूनिट और वही हटो बचो चीज़ें और सब। आप जब बैठना उठना है, दोस्तियाँ, आपके 4 दोस्त हैं, चलो किसी का भाई है वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी का भाई नहीं भी है, मैं समझा रहा हूँ बात कि लोग किस तरह शामिल होते थे। और फिर इनके साथ एक और बात ये थी कि अब ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने वाले, जिन्होंने कभी कोई ज़िंदगी में कांट नहीं किया ना, इनमें शौक़ तो हर एक को होता है बदमाशी का लिए, ऐसा नहीं है कि हर एक को शौक़ नहीं होता। हर एक को ज़रा वो आड़ा तड़ा कर, दादा क्या बात है बाबा, ये वो, ये सबको शौक़ होता है, क्योंकि इट्स लाइक इट्स सेक्सी ना, ऑल दैट। ये वी टॉकिंग अबाउट VCR का दौर, बॉलीवुड नया नया आया हुआ है, एंड देन एवरीबडी वांट टू बी वो बिडू, वो इनको बिडू वाला चक्कर हो गया था इनके अंदर, वो सब में होता है ये। तो जब मोहल्ले में बैठ रहे, अब एक लड़का है जिसके अंदर नर नहीं है, वो मादी है, जिसने कभी कोई काम नहीं किया, उसके अंदर जिगरा नहीं है, अब उसको मिल जाती है बैकिंग। 50 आदमी आप एक आवाज़ लगाएंगे, अरे माजर वो फलाना हो गया, आपने आवाज़ लगाई, सारा एक मोहल्ला इकट्ठा हो गया आपकी बैकअप के ऊपर, तो हर कोई बदमाश बनने लगा था। यानी इन्होंने बदमाशों का खात्मा हुआ है, तो ये बदमाशी हुई ना। फिर मोहल्ले के MQM का बच्चा भी बदमाश था, वो 14 साल का लड़का भी बदमाश था। एक हमारे इलाके में एक होता था मोगली नाम का पप्पू बच्चा इतना सा, अब मुझको देखते थे मतलब बिल्कुल टिच्चू एकदम खोती मल। जब MQM का जब हम वहाँ से भागे हैं तो बाद में पता चला मोगली दादा। मैंने कहा ये कौन है, बोले बदमाश है यहाँ का मोगली बदमाश, मुगली नाम था उसका, मुगली करके उसको मोगली बुलाते थे, वो मोगली दादा हो गया था। और वो क्या बोलूँ, मतलब हर कोई जो खोती से खोती तरीन था वो इंस्पायर्ड बाय एक गैदरिंग हो रही है। फिर MQM का एक और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्किल इनके बहुत अच्छे थे, हेड्स ऑफ टू देम फॉर दैट, कि ये लोग फंक्शंस वगैरह मतलब सफाई मुहिम चल रही है, तो ये लोग अल्ताफ़ हुसैन या MQM की जो टीम थी, जो उनको एक काम आता था, वो लड़कों को एंगेज करना आता था। हाउ डू यू कीप हिम एंगेज इन एक्टिविटी। तो इन्होंने पहले यूनिट ऑफिस बना दिए। अब यूनिट ऑफिस एक हर इलाके का एक यूनिट ऑफिस है, यूनिट में बैठक होती है, चाय आ रही है, पानी आ रहा है, मैटर आ रहा है। फिर यूनिट के ऊपर नंबर है सेक्टर ऑफिस, पार्कों में कब्जा करके, लिटरली सारे पार्कों पे जहाँ भी किसी कब्जा कर गया वहाँ इन्होंने बना लिया सेक्टर ऑफिस, नाजायज़ तजावुज़ात से कह लीजिए उसको। शहर इनका कौन पूछता है। बाबर गौरी ने पूरा कराची काट दिया चाइना कटिंग में, तो बदनाम इस मामले में, तो ज़मीन खा जाते हैं गरीबों की। तो ये इन्होंने वो फिर सेक्टर ऑफिस पर, सेक्टर जो यूनिट, सेक्टर को यूनिट कंट्रोल करता है। फिर 90 एग्जॉटिक नाम, वो अब वो लियाकताबाद का जो इनका, अजीज़ाबाद का जो ऑफिस है, उन्होंने उसको 90 का नाम दे दिया। वो असल में वो बैरूत ये कहते हैं, वो उसका एड्रेस 90 या फ़ोन नंबर 90, या वो एग्जॉटिक क्या हुआ था कि उस ज़माने में जो लोग जानते हैं वो बैरूत वाला मामला, बैरूत 90 बड़ा चलता था कि बैरूत डेंजरस 90, तो वो डेंजर के हिसाब से एक ख़तरनाक, हर चीज़ को उन्होंने एग्जॉटिक। और वो भाई अब हर चीज़ जो कॉपी है ना अली भाई, कीप इन माइंड MQM पूरा एक कॉपी कैट है, ये कोई नई क्रिएशन नहीं है। अगर आप इंडिया में इसके पैरेलल बाल ठाकरे की अगर आप जमात देखेंगे तो एग्जैक्टली बॉम्बे, महाराष्ट्र, बॉम्बे इज़ फॉर बम्बईयन, यानी उन्हीं के लिए मुंबई का जो उन्होंने किया था, उन्होंने वहाँ साउथ वालों के निकाल, और बाल ठाकरे जो था वो। सो बेसिकली वो जो सारी कॉपी है ना, वो अल्ताफ़ हुसैन वॉज बाल ठाकरे ऑफ कराची। शहर बंद करा दूंगा, लोगों को काम नहीं करने देना, दिस इज़ द, यानी लोकल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज वाला एक दूसरे की मदद करेगा। सो ये पूरा जो आइडियोलॉजी है MQM की, दैट्स कॉपी कैट ऑफ बाल ठाकरे। आई मीन दैट्स व्हाट इट कम फ्रॉम। और फिर इनकी जो ज़बान ये लोग इस्तेमाल करते थे, वो सारी हमसे, हमारे दौर में एक अलग वोकैबुलरी होती थी बदमाशों की, एक अलग चीज़ बोली जाती थी, एक अलग ज़बान। ये जब आए तो ये ज़्यादातर वो इनकाउंटर, बिड़ू और दादा, ओ गिरा देंगे, लिटा देंगे, ये सारी जो वोकैबुलरी है। और उसके बाद ये लगना, काना, अंधा, टुंटा, फलाना, बगैरत, ये सारी चीज़ें भी, दिस इज़ ऑल हाउ दे अडॉप्टेड इट। दे मेक थिंग्स बहुत फैंटेसाइज करके, बहुत रोमांसाइज करके, एंड पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ क्रैप। एंड स्पेशली जब एक नया छोटा बच्चा है जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं है। अब कराची में क्या एक्टिविटी थी, कुछ भी नहीं था ना। आई मीन हमारे पास उस ज़माने में चैनल भी कोई इतना खास नहीं होता, ऐसा नहीं था कि आप कराची में MTV चल रहा हो या कुछ चल रहा हो, आपके लेस TV चैनल। सो आपके पास एंटरटेनमेंट नहीं थी, वो पार्ट तो थे ही नहीं। ऐसा नहीं था ना कि कोई आप कहीं जा रहे हैं,
तो मोहल्ले में आपको नीचे थड़े पे बैठना है, थड़े पे बैठेंगे तो एमक्यूएम वाले बैठे, नेक्स्ट थिंग यू रोल इनटू दैट। सो दिस इज हाउ एवरीबॉडी एल्स, यानी हर कोई जो शुरू हुआ वो उसी तरह ही हुआ। कामरान भी, अब जो आपने वाकयात बताए हुए हैं जब आप पीएसएफ में थे उस दौर में, जिस तरह से गुंडागर्दी, बदमाशी या जो गाड़ियाँ छीनने के वाकयात थे जो आपने कई बार सुनाए भी हैं, अब ये जो आपकी ओपोनेंट जमात थी एपीएमएसओ एमक्यूएम, अब ये फ़हीम कमांडो का ग्रुप, क्या ये भी यही बदमाशी करते थे जैसे कि आप लोगों के मामला चल रहे थे, या फिर इनका कोई कोर्स था, कोई महाजिर कोर्स के लिए कुछ कर रहे थे? महाजिर कौस, जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, ये था महाजिर कौस। महाजिर कौस ये था, मारो काटो, रॉ से पैसे लो, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करो, इंडिया में ट्रेनिंग करो, ये महाजिर कौस है भाई। महाजिरों का कौस की बात करें अली भाई, अगर आप करना है, आपको करना है पंगा तो करो। मैं आपको सीधी बात, ओ भाई कौन सा कितनी बार ये हुकूमत में रहे, आप गिनना शुरू करें, किस दौर हुकूमत को उन्होंने छोड़ा, किसके साथ ये नहीं रहे। कोई ऐसी हुकूमत है इसमें इन्होंने नामखलूत हुकूमत बनाई हो? मुशर्रफ के टाइम पे तो गुंडागर्दी का लाइसेंस था इनके पास, हर दौर में हुकूमत में रहे, हर दौर में ये कमबख्त वहां पे जो जिसके साथ भी शामिल था ये हुकूमत। कौन सा एक नारा अल्ताफ हुसैन का ऐसा था जो उसने पूरा किया? मुझे बताइए। कोटा सिस्टम ये ले गया तो कोटा सिस्टम हमारे हुकूक, घंटा कोटा सिस्टम खत्म हुआ है। कोटा सिस्टम, डोमिसाइल पे जॉब नहीं मिलती, किसको जॉबें मिली वहां पर? किसको मिली? इन्हीं के टुच्चों को, बदमाशों को मिली ना। और जब जॉबें इन्होंने जोर के बल पे ले भी ली तो काम नहीं करवाते थे। क्या करते थे? अपने लोग भर्ती करते थे, उनके केएमसी में, केडीए में जिन्होंने कितनी भर्तियां की हैं, पीछे क्या करते थे, वो जाता नहीं था बंदा, बस नाम हाजिरी लगवा के आ गया, उसकी तनख्वाह घर पे आती थी। काम इनसे होता नहीं था, काम वाले ही है नहीं, कोई नारा वारा घंटा, सारी ये ड्रामेबाजी थी। सिर्फ एक बदमाशी, एक केओस, एक खालें छीनना, भत्ते लेना, टारगेट किलिंग करना, पुलिस वालों को मारना, शहर बंद कर देना, हुकूमतों को ब्लैकमेल करना, ये काम था। आप सुनिए महाजिर कौन है अली भाई? असल जो महाजिर है ना, जो असल महाजिर है वो ये नहीं है। असल महाजिर वो है जो वहां बैठा हुआ बांग्लादेश में, जो बिहारी हैं, जो मुल्क के लिए, जो पाकिस्तान के नाम पर जो कटे मरे वहां पर, ये वो बिहारी हैं, ये वो महाजिर हैं जो फौज के शाना बशाना, पाकिस्तान फौज के शाना बशाना लड़ने वाले लोग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने फौज की मदद की, जिन्होंने बाकायदा बंगालियों के साथ जंग की, टैकल किया उनको। दीज वर द गाइज। और आज उनकी तीसरी नस्ल उन वहां कैंपों में रहती है, वो थे महाजिर। और वो हैं महाजिर जहां आज भी फटे हुए पाकिस्तान के झंडे लगे होते हैं, उनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, वो कैंपों में रहते हैं, महाजिर कैंपों में। वो असल में महाजिर कैंपों में रहते हैं, उनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है। ये किधर के महाजिर हैं? दूसरी बात सुनिए, इन्होंने नारा लगाया उनको यहां लाने का, कितने महाजिर आ गए भाई, कितने कितने बयारियों को लेके आए वहां से, इन्होंने, इनका नारा था, कितने महाजिर आए। कौन किस उस शहर की हालत, अभी आप जाएंगे ना, बद से बदतर तरीन हालात है उधर, कचरा, कुंडियां, गंदगी, वबाएं, बीमारियां। आप किसी को कसम देके कराची वाले को पूछो, जब गोल करो यार गला, ओ नाक, ओ यार आंख, इतनी पोल्यूशन, इतनी गंदगी, इतनी मट्टियां वहां पर हैं, कचरे सड़ रहे हैं वहां सड़कों के ऊपर। इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, ना कभी इनसे कोई काम होता है। ये पैदागीर लोग थे, पैदा करने आए थे। अल्ताफ भाई की जेब भरी जा रही थी और बाकी जो ऊपर की जितनी क्रीम थी, इंक्लूड जितने आज भी बैठे हैं ये कराची में जो वो हैं, वो भी सारे पैदागीर थे, ये भी सारे पैदागीर, इनके घर चल रहे थे बस। अभी मेरी एक लड़की से बात हुई, खुदा की कसम खा के मैं ये बात कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कभी कसम नहीं, मेरी आज एक लड़की से ह्यूस्टन बात हो रही है, किसी का केस आया हुआ था मुझे, मैंने बोला फलां लड़की कहाँ रहती? बाबर गौरी की बिल्डिंग में रहती है। हैं? बोलती है बाबर भाई की पूरी बिल्डिंग है ना, एक नहीं है वहां पे, इसकी इतनी प्रॉपर्टियां हैं वहां पे कि अकल। ये लारोश में वेटर था, बाबर गौरी लारोश में वेटर था, वेटर, फिर मैनेजर बना वहां से, फिर ये एमक्यूएम में आया। इसने जो कटिंग कर करके जो प्लाजे बनाया उस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर वो पैसे सारे अमेरिका में प्रॉपर्टियां हैं। अच्छा, इशरतुल इबाद कहाँ रहता है? दुबई में रहता है, पेंट हाउस में रहता है, मरीना पे। इनका गवर्नर, मैं नाम गिनवाना शुरू करूं सारे सर, वो एक और थे अभी कनाडा से वापस आए, वो ऐसे करके बात करते हैं। हाँ, ये सारे पैदागीर नंबर 1 टाटा टेटे हैं, इनका कोई काम वाम नहीं है। ये पैदागीर थे, जो ऊपर के लोग थे उन्होंने खाया कमाया, नीचे वालों ने जो है वो हरामीपन किया। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ये है वो, इनका कोई माजिर कॉज, घंटे का कॉज है। एक बात बताइए क्या हुआ इस शहर में? हाँ, लाशें, एक कॉज किया इन्होंने, हाँ, एक नस्ल खत्म हो गई, एक नहीं 2 नस्लें खा गई है, जवानों की 2 नस्लें खा गई है। एमक्यूएम ने बेताशा, जिससे भत्ते लिए वो कौन थे?
वो बाहर के लोग थे, पूरी पर्ची आती थी भत्ते की, हर फैक्ट्री। ऐसे लोग मैं खुद जानता हूं पर्सनली, अमेरिका में वापस नहीं आते, पाकिस्तान का नाम लोग कानों को हाथ लगाते। मैं भी आता, मुझे बोला मत जा बे, पागल हो गया। लूट पैसे लेके, उर्दू स्पीकिंग लोग जो पैसे लेके कराची गए, इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रियां लगाई, इन्होंने भत्ते लिए, लूटा उनको, न कंगाल करके चड्डी के बगैर वापस भेजा उनको। वो बेचारे मेहनत करके अपनी सारी जिंदगी का जमा पूंजी ले गए थे। तो वो जिनसे भत्ते लिए वो कौन थे? वो बंगाली थे क्या? ये मरीख से आए हुए कौम थी, उन्हीं से भत्ते लिए, उन्हीं की फैक्ट्रियां जलाई। जिसकी जो फैक्ट्रियां जली हैं वो किसकी थी? वो भी ये माजरों की थी। जिनके बच्चे अगवा हुए वो कौन थे? वो भी महाजर थे। जो मरे सड़कों पर वो भी महाजर थे। तो इन्होंने यह ज़रूर किया कि उस शहर का नक्शे को तब्दील कर दिया, वहाँ एक खून और बर्बरियत का निज़ाम ले आए, बच्चों के हाथ में असला आ गया। टीवी, इन्होंने नारा अल्ताफ़ हुसैन का ही नारा था ना कि फ्रिज बेचो, वीसीआर बेचो, असला खरीदो। ओ भाई, तुम कौन सी पैरेलल जंग शुरू करने वाले हो? फिर एक बहुत बड़ा कराची को सूबा बनाएंगे, कराची को सूबा बनाएंगे, कराची को सूबा। पहले उसको वो उनको इंडिपेंडेंट चाहिए थी, उनको हांगकांग मॉडल बनाना था। ये भी हल्कों में बात हुई है। ये अलग बात है कि बाद में कुछ टोपी ड्रामे, उसमें कुछ सियासी मामले में, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन इन्होंने एक ज़माने में वो परफेक्ट नारा था इसका, माजरिस्तान बनाने का। इनको माजरिस्तान बनाना था, इनको कराची को अलग मुल्क, हांगकांग मॉडल बनाना चाह रहे थे ये, कि पोर्ट है हमारे पास, हम सर्वाइव कर लेंगे। फिर कराची को सूबा बनाने की बात की। क्या, कौन सी एक चीज़ बताओ ना मुझे, क्या अचीव किया इन्होंने? बता दो मुझे। आपका जूता मेरा सर। आप में से कोई बताना चाहे तो बता दो मुझे, आगे नीचे लिखो इस कमेंट के अंदर कि क्या अकॉम्प्लिश किया एमक्यूएम ने। यकीन करोगे मैं आज का प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा, अभी दोबारा आऊंगा ही नहीं। यूट्यूब पर लानत भेजता हूं 1000 दफा। बताओ इन्होंने क्या, एमक्यूएम ने क्या अकॉम्प्लिश किया, एक चीज नीचे लिखो विद फैक्ट। मैं दोबारा एक गंजा होके आऊंगा लास्ट टाइम, सब बूंदे मुंह, अब सब मोड़ दूंगा। मैं मर्द का बच्चा हूं, अपनी जबान पे कायम रहता हूं। नीचे लिखो, फिर देखना मैं आता हूं नहीं आता, फिर नहीं आऊंगा दोबारा, मुंह छुपाऊंगा तुम लोगों से। अब ये जो फ़हीम कमांडो, नईम शर्री या सोलत मिर्ज़ा जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे, इनके पास असला कहाँ से आता था? अली भाई, ये लोग वहाँ से लाते थे, इनका असला तो वहीं से आता, दर्रे से, सबका असला वहीं से आता था। कीप इन माइंड, ये यानी जो 90s में वो दौर था, यानी अफगानिस्तान वाली जंग जो थी, वो अपने कोल्ड वॉर और वो सारी चीज़ें, तो वो क्लशनकोफ कल्चर जिसको कहते हैं, वो क्लशनकोफ कल्चर तो वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब बेसिकली वो असला जो बाहर इमदाद के लिए बाहर मुल्कों का अफगानिस्तान गया था, वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बिक रहा था। आप कीप इन माइंड, वहाँ पर वैसे भी दरा में एक मार्केट थी बहुत बड़ी, यू कैन बाय गन्स एंड वेपन देयर। तो इनका सारा असला इसी चैनल से आता था, सबका आज भी आता है वहाँ से, पहले भी आता था। वो अफगानिस्तान से कुछ चैनल होता है, कुछ हमारे यहाँ लोकल बनता है। आजकल लोकल ज़्यादा बन रहा है, अब क्लोन भी बनना शुरू होगी। उस ज़माने में क्लोन नहीं थी, उस ज़माने में जो था वो या तो वो बहुत कम क्लोन फैक्ट्री, अब तो बाकायदा फैक्ट्रियाँ लगी हैं वहाँ पे। सो दरे से बाकायदा वो कॉपियाँ क्लोन, दे बाय इट देयर। इनका आता था वहाँ से। पैसे कहाँ से आते थे अगर ये पूछना चाह रहे हैं तो पैसे इनके आते थे इंडिया से। ये रॉ से जो बाकी तो भत्ते में चूस लेते थे लोगों को सारे का, लेकिन इनका जानूम भरता तो नहीं था ना कल्लू भाई का कभी भी। अब बाय द वे अल्ताफ भाई के जो अपने पुराने लोग कसम दे के पूछे क्या बुलाते थे उनको, कल्लू भाई बुलाते थे। अल्ताफ भाई को कल्लू भाई बुलाते थे, ये उनका निक नेम ही कल्लू भाई था। तो ये पहले लोगों को चूसते थे, फिर वहाँ से भी बाहर से भी पैसा लेते थे। इनका इंडिया से बहुत पैसा आता था। अगर स्पेसिफिकली फ़हीम कमांडो की बात करें, ये किस तरह का क्रिमिनल था? क्या ये टारगेट किलर था या भत्ता मांगता था? अली भाई, फ़हीम कमांडो बेसिकली इसका टर्निंग पॉइंट जो था वो एक, जिस पुलिस वाले को मैं मानता हूँ दिल से, मैं बहुत कम लोगों की इज़्ज़त करता हूँ इस ज़िंदगी में, और मैं उन लोगों की इज़्ज़त करता हूँ जो वाकई बहादुर थे। तो वो नाम का भी बहादुर था और काम का भी बहादुर था, जिसकी हम इज़्ज़त करेंगे। हमारे दौर में हमने देखा है बहादुर अली को। वो एक ऐसा मुजाहिद पुलिस अफसर था जो कभी घबराया नहीं किसी काम से। सबसे सख्त थाने, अगर कराची में सबसे सख्त थाने होते थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने में कोई पुलिस वाले की कोई जाते हुए, मैं आपको वो दौर बता रहा हूँ, कसम खा के बताता हूँ आपको, ये वो दौर था अली भाई। पुलिस वाले जब थाने से निकलते ना, वर्दियाँ चेंज करके सिविलियन कपड़ों में निकलते, क्योंकि पर्दा पकड़े जाएंगे। मोहल्ले में बताते नहीं थे कि हम पुलिस में जॉब करते हैं। आइडिया नहीं रखते थे, क्योंकि तलाशी करते थे ना, ये रोकते थे, तलाशियाँ ले लेते थे। पुलिस वाले अपनी आईडी नहीं रखता था अपने ऊपर कि आईडी निकलेगी मारेंगे। यानी उस दौर में बहादुर अली जैसा आदमी जिसने जुल्म के खिलाफ वो खड़ा हुआ सेंट्रल के थाने में, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहाँ ये था वही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल था, उसी के थाने में उसने पोस्टिंग थी वहाँ पर। और वो एक आदमी ऐसा था कि जहाँ मुश्किल काम है, हालांकि उसका काम नहीं था जाके ऑपरेशन को लीड करना, बट ही लेड लॉट ऑफ द ऑपरेशंस। कराची में जो मेजर ऑपरेशन जो हैं वो उसने लीड किए, और वो बहुत दिलेरी की बात है। उस दौर में आप नाम भी नहीं ले सकते थे, पुलिस का नाम लेना है, ये वो दौर था कराची में अली भाई, कोई भी थाना हो,
लहरी के अलावा, यानी कलाकोट इधर के इलाके के अलावा, यानी निपिर थाने के अलावा मेजॉरिटी जो शहर के थाने थे, जो मेजॉरिटी शहर के थाने, वो छतों पे मोर्चे होते थे उस ज़माने में। आप कभी थाने जाएंगे, अजीब लगता था मंजर, और ऊपर देखो मोर्चे में आदमी बैठा हुआ है। बोले ये क्या, पुलिस वालों को मोर्चे पे बैठाते थे वहाँ ऊपर, ये हमला करते थे थानों के ऊपर, थानों पे ग्रेनेड फेंक देते थे भाई, ये पुलिस की मोबाइलों पे ग्रेनेड फेंकते थे। सो दैट्स द टाइम बहादुर अली वॉज दैट दिलेर, एक नडर अफसर, और उसको शहीद करने के बाद फ़हीम बिकम फ़हीम। तो वो टर्निंग पॉइंट था इसकी लाइफ का, यू नो। और वो प्रेजेंट आइडिया जो था, वो एक आप आगे पूछेगा मैं बता दूंगा वो पूरा किस्सा क्या था। तो उसको शहीद करने के बाद ही बिकम what he became, the evil eye। जहाँ तक बात है बैठना उठना, वो एक ख़ास विंग एक MQM का होता है, उसको टारगेट किलर्स कहा जाता है, बड़े बड़े नाम उसमें। सौलत मिर्ज़ा, असल में ये जोड़ीदार था सौलत मिर्ज़ा का भी, ये और सौलत मिर्ज़ा एक बैच के थे। वो फलाना काना और फलाना लंगड़ा, और मेरा ख्याल है जावेद लंगड़ा उस टाइम पे चल रहा था, कौन वो चल रहा था, और डॉक्टर इमरान फारूक लीड करता था बहुत सी चीज़ों को, यानी सारे जो जो फैसले वगैरह होते थे। तो यहाँ से जावेद इमरान फारूक करता था, मरदूद मर गया, उधर से लंदन से नदीम नुसरत दिखता था। नदीम नुसरत यानी भाई के मामला, भाई वो भाई आते थे ना फ़ोन पे, वो पीछे से बोलते थे, हाँ स्कोर क्या हो गया आमिर, स्कोर क्या हो गया, अच्छा, फिर वो कॉल करते लांडी। तो वो एक स्कोरिंग सिस्टम होता था, तो सबको शौक था कि यार हमें इस लीड विंग में जाना है। एंड देन ही बिकम वन ऑफ दोज गाइज। इसने जब ये आइडिया प्रेजेंट हुआ, बहादुर, चलो मैं बता ही देता हूँ पूरी बात, कि आइडिया प्रेजेंट हुआ कि भाई बहादुर अली को गिरा देना है। ये लफ्ज़ उस ज़माने में स्ट्रीट लैंग्वेज में गिराना बोलते थे, कि ज़ाया कर दो या गिरा दो, ये दो लफ्ज़ आते थे। कोड लैंग्वेज में कहते थे कि गिरा दो यार, ज़ाया कर दो, बहुत मसले बना रहे। क्योंकि देखिए बहादुर अली अब एक ऐसा अफसर था, उसको पता था कि इनको अरेस्ट तो कर नहीं सकते, ये कोर्ट से छूट जाते थे, टेक्निकलिटीज़ पे छूट जाते थे, जज फैसला देते हुए डरता था इनके ऊपर। तो बहादुर अली ने एक सही फैसला ये किया कि इनको गिराना शुरू किया। अभी ये जो इनको पकड़ता था वो जिंदा नहीं बचते थे। बहादुर अली ने इनको इनकाउंटर किया, दबा के किया इनको काउंटर। और उसकी वजह नसीरुल्लाह बाबर जो थे, नसीरुल्लाह बाबर का भी यही कहना था कि यार इनका एक ही इलाज है। नसीरुल्लाह बाबर का सही स्टैंड था वो, क्योंकि वो ये एक आदमी था जो उनको टैकल करना। अगर नसीरुल्लाह बाबर ना होता तो MQM इस मुल्क को खा गई थी, समझ लीजिए। या फिर कराची, आज वो कराची जो बच गया, जो भी 2% बचा, वो नसीरुल्लाह बाबर की देन है, या वो बहादुर अली जैसे दिलेर अफसरान की देन है। तो इन लोगों ने जब ये डिसाइड किया था कि भाई, नसीरुल्लाह बाबर ने भी कहा कि भाई इनका ये ऐसी बीमारी है, कैंसर है, इसको जड़ से उखेड़ देना चाहिए। तो जहाँ अब इनके लड़कों को, जब ये 10 पुलिस वालों को मार रहे हैं, 15 को कर रहे हैं, रेंजर्स के ऊपर फायरिंग करते थे, इनकी जद से कोई नहीं बचा। तो उनका फिर एक ही हल था, मारो, इनकाउंटर करो, जहाँ देखो गिरा दो, ताकि कम से कम ब्रेक तो लगे ना। ये जो हालात ख़राब हो रहे हैं, पूरे कराची में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई हुई थी, इन्होंने टेक ओवर कर लिया था, हर चीज़ इनके अंडर थी, मीडिया से लेके हर चीज़, केबल पे आपका के चैनल भी आना, अगर आपने थोड़ी बात कर दी भाई के ख़िलाफ़ या भाई के हवाले से, या कवरेज नहीं दी तो। सो उसमें एक डिसीजन हुआ जिसमें बहादुर अली को शहीद करने का ऑर्डर आया कि अब इनको, और वो नदीम नुसरत लंदन से फ़ोन पे था, डॉक्टर इमरान फारूक यहाँ से ऑर्डर आया कि भाई टीमों को बुला लो। टीम बुलाना मतलब इन्होंने टारगेट किलिंग की, हर इलाके में कोरंगी, लांडी, हर जगह पे टीम होती थी इनकी जो टारगेट किलर की थी, वो एक नहीं था। तो उस वक्त जब ये डिसाइड किया कि इनको बहादुर अली को शहीद कर देना चाहिए, तो असल में तो सबको ये पता था, क्योंकि फारूक दादा जो था वो बड़ा था, वो ही वॉज स्टैब्लिश बिफोर फ़हीम से पहले फारूक दादा वो स्टैब्लिश। सबको ये पता था कि यार फारूक दादा, सबको पता था काम तो वही करेगा, यानी अंडरस्टूड बात थी कि वो डेंजरस था। सफ़र, ये इसको फारूक पटनी भी बोलते थे। तो वो अब समझ गया कौन है पटनी, मैंने अब दफ़ा पहले जिक्र किया था, अब नहीं कर सकता। तो वो हमारे एक दोस्त का कज़न भी रह चुका है। दिलेर लड़का था, नो डाउट अबाउट इट। उसमें नर था वो अपने काम में, वो अकेला भी कर जाता था काम। फिर इसने फिर वो अपनी टीम असेंबल की और सब कुछ किया, और उसके बाद इसने बहादुर अली को शहीद किया। देन एक कराची में जो तोता बोलने लगा कि फ़हीम कमांडो आ गया, और ये फिर वो भाई वाला आटो बच्चो शुरू हो गया। अब उस दौर में ये फ़हीम कमांडो या इनका जो पूरा ग्रुप था, वो लोग तो छुपे हुए थे। तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर की जो कराची ऑपरेशन की स्ट्रेटजी थी, वो क्या थी? किस तरह से इन्हें ढूंढते थे, निकालते थे, और कैसे ये मारे जाते थे? अली भाई, नसीरुल्लाह बाबर की स्ट्रेटजी, वो एजेंसी से बहुत कोऑर्डिनेट करते थे। इनके ऊपर उस वक्त जो थी पूरी एजेंसीज को बहुत एक्टिव किया हुआ था, इनके फ़ोन ट्रेस होते थे। उस वक्त कीप इन माइंड कराची में वो लैंडलाइन का दौर था,
ये मोबाइल वाला काम तो था नहीं। तो एक तो इनका मुखबिर नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त था उस वक्त एजेंसी का, इनके अंदर मुखबिर यानी उठा के वापस पोस्टिंग एक एक काम किया हुआ था एजेंसी ने, ये उठाते थे और या तुम यानी शरीयत या शहादत दो ही काम है तुम्हारे, या तो टपका देंगे, हवाले कर देंगे, राव अनवर ले जाएगा, बाबू खा जाएगा तुम्हें, या बहादुर अली के हवाले हो जाओगे, फिर चीरा लगेगा डंडा ब्लेड तुम्हें, डबल डंडा बेड़ी चीरा लगाएंगे तुम्हें। तो या तो वो होगा तुम्हारे साथ, या तो ऐसा ये था कि इनके अंदर मुखबिरों का नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त था। ये लॉन्च करते थे, छोड़ देते थे कि भाई, वरना उनको पता था कि अब तो गिरने वाली बात हो गई है। एक तो वो था, दूसरा फ़ोन टैपिंग बहुत होती थी ज़बरदस्त, क्योंकि लैंडलाइन होती थी सारी। तो 90 से भी सब लैंडलाइन, पूरा एक फ़ोन का इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ था 90 के अंदर ही, इनके हेडक्वार्टर में, और वहाँ से ठकाठक कॉलेज चलते। तो हसास इदारों के पास जाहिर बात है इनके सारे लैंडलाइन के नंबर उस वक्त बहुत आसान था, PTCL का काम था सारा। तो वो वहाँ पे तो उन्होंने पूरा हिसाब किताब किया ही वही था। तो फ़ोन सारे ट्रेस हो जाते थे कि कौन कहाँ से कर रहा है, एक दूसरे को करते थे। और बहादुर अली के मामले में भी यही हुआ कि इन्होंने दैट्स व्हाट दे यूज़, इन्होंने भी उसी नेटवर्क को यूज़ किया था, PTCL वाले नेटवर्क पे यूज़ हो रहा था। मोबाइल थे नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वरना ही पता नहीं क्या और सितम ढाते। तो ये नसीरुल्लाह बाबर ने वो एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट किया, और फिर उन्होंने जो था वो उनकी निशानदेही पे इनको एलिमिनेट करना शुरू किया। और करना भी ज़रूरी था अली भाई, दैट वाज वन ऑफ द नेसेसिटी, वरना ये शहर को जलाते। आप देखिए, एक वाहिद जमात है MKM, और भी जमाती बुनियाद पे लड़ाई झगड़े होते हैं, इट हैपेंड राइट। आप देखिए पीपल्स पार्टी से इनका झगड़ा है, PSF से APMSO का, पीपल्स पार्टी से MKM का झगड़ा हो गया। लियारी में बलोचों से इनका झगड़ा हो गया। जमात से इनका झगड़ा, जमातियों को बहुत मारा है इन्होंने, इतना मारा है, हर कॉलेज जामा कराची में जमाती, तो जमातियों मार मार के निकाला है इन्होंने, टेंटरियाँ बैन कर दी। जमात से इनका झगड़ा, सिंधियों से इनका झगड़ा, सिंधी भी नहीं चाहिए। पंजाबियों से इनका झगड़ा, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद इस चक्कर में बनी थी। पंजाबी, उससे पहले पंजाबी पख्तून, इनकी रिटेलिएशन है, पंजाबी PPI बनी, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, क्योंकि इतना मारा था उन्होंने। पंजाबियों से इनका झगड़ा, पठानों से इनका झगड़ा। कौन सी कौम आप मुझे बताओ ऐसी बच गई इस लिस्ट में? पार्टियां बेस पे भी कर लो, कोई पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं, किसी कौम से इन्होंने पंगा नहीं लिया, हर एक को मारना है इन्होंने। एंड रिजल्ट क्या है? नसीरुल्लाह बाबर, मतलब मारो कम वक्तों को, दैट्स व्हाट दे डू। कस्बा कॉलोनी एक इलाका है कराची का, कस्बा कॉलोनी, वहां पठान महाजिर हुआ है वहां पे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। फायरिंग कर करके पठानों के ऊपर, वो फिर पठानों ने भी पूरा हिसाब किया इनके साथ, लेकिन औरतें उठा के ले आते थे उनकी, बच्चों के सर काट देते थे अली भाई। टाल पे, लकड़ी की टाल उस वक्त पठानों के पास होती थी, सारा काम जो था ना कराची में, लकड़ी की टालें बहुत होती थी कराची में पठानों की, मोची और लकड़ी के टाल, ये दो लोग होते थे। ट्रांसपोर्ट तो था ही इनके पास, बस में जिंदा जला देते कंडक्टर ड्राइवर को। लकड़ी की टाल में पूरे पूरे खानदान, बच्चे बीवी को बंद किया चारों तरफ से, मेरी आंख देखे हुए गोदरा के अंदर, मैंने अपनी आंख से देखा है, चारों तरफ लकड़ी की टाल को अंदर बंद किया और आगे से भी लकड़ियां भरी, अंदर आग लगा दी। मोची के पास का सर पे पॉइंट ब्लैंक ठा करके गोली मार दी। मोची गली में बैठा पठान मार दिया। वहां से आ रहा, स्कोर क्या हो गया? अल्ताफ भाई पूछते थे, डायरेक्ट आती थी कॉल वहां पे, स्कोर क्या चल रहा है इलाकों में। क्रिकेट के स्कोर की तरह लाशों का स्कोर पूछते थे वो। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनको? इनको झुक झुक के सलाम करेंगे? बगैरतों को मारो, एग्जैक्टली व्हाट इट डन। जनरल नसीरुल्लाह बाबर के दौर में आपके साथी, आपके PSF के जो लोग थे, क्या वो भी मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए या वो लोग सेफ थे? नहीं भैया, उनके दौर में हमारे नहीं हुए, वो हमारे ही थे ना। उनका ताल्लुक तो बीबी लेके आई थी ना जनरल साहब को। तो नसीरुल्लाह बाबर तो तो हमारा रावी चैन लिखता था उस वक्त। ये अलग बात थी, हमारी पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन ये कि ऐसा कोई सच यानी सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हमारे काम भी पुलिस वालों का तो हमारा थोड़ी कोई ऐसा लड़ाओ, ये काम हमारे नहीं थे। हमारा काम MKM के साथ था, हमारी दुश्मनी MKM के साथ थी, लेकिन हमारा को पुलिस वालों थानों के ऊपर थोड़ी हमले करते थे, या किसी का बच्चा काट दिया, किसी के घर। PSF ने ये काम नहीं किया। हाँ, बहुत बुराइयाँ की हैं, कोई दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं था, लेकिन जो इनके कारनामे थे, यानी ये जो शहर का बर्बरियत जो थी, PSF के पास तो नंबर्स भी नहीं थे। इवन इफ दे वांट टू, दे कुडंट हैव डन इट। आई एम नॉट सेइंग कि दे वर केपेबल ऑफ इट, दे माइट वुड हैव बीन, आई डोंट नो, अभी तो कयास है। लेकिन ये कि उनके पास नंबर्स नहीं थे, जिनके पास नंबर्स थे, यानी एक मोहल्ले में पूरा ही माजिर है ना, कितने लड़के होंगे आप आइडिया करें। कोई बॉडी काउंट तो है ही नहीं ना। एक झगड़ा होता था, 2-2 पॉइंट बस भर के आते थे एक लड़के को मारने के लिए। मुझे मारने जब आए गुलशन में, इनके झंडे के ऊपर मैंने झंडा लगा दिया था, फिर उन्होंने उसके ऊपर एक और झंडा लगा दिया, मैंने झंडा उठा के फेंक दिया। गुलशन ब्लॉक थी, शाइन अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 2 पॉइंट बस भर के बंदा भेजा इन्होंने, 60 लड़का भेजा मुझे मारने के लिए, 60 आदमी, एक मैं अकेला हूँ। उसको पता पूरे इलाके में कोई भी नहीं है, 60 बंदा, 2 पॉइंट बस हैं।
खड़ी हैं मेरे घर के आगे। तो आपको मार पड़ी थी उस दिन? मारा था, लेकिन ये कि मैं बच जाता, वो मैं खुद आया हूँ, मैंने देख लिया था, मैं आ रहा था बाइक के ऊपर, मैंने देखा कि ये लोग जो है वो इन्होंने फील्डिंग लगाई हुई है वहाँ बैठे में, हाँ हुई हुई है। अब वो देख रहे हैं झंडे के पास खड़े हैं, मुझे पता है मैं काम करके तो गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं बाइक पर था, पीछे मैं पीछे बैठा हुआ था, बंदा आ गया था, मैंने बोला यार क्या हो रहा है? बोलता यार ये आ गए। अब मैंने अब मोहल्ले में है मसला है ना अली भाई, मोहल्ले में अगर कोई देख ले, आप भागे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, नाम बनाया हुआ तो बड़ी मुश्किल से बनता है नाम, आप बर्बाद 2 मिनट में हो जाता है। अगर आप दुड़की हो गए तो इलाके में वापस नहीं घुस सकते। तो ये था कि मार तो पड़ेगी, लेकिन ये अगर भाग गए तो फिर इलाके में दोबारा नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल से नाम बनता है। मैंने कहा यार अब छितर पड़ेंगे, अभी जो खाना है खाएंगे। ये पता था, इतना तो था कि ये गोली वोली नहीं मारेंगे टिका के, वहाँ कुटाई होगी। गया वहाँ पे जाके, उसने इन लोगों ने देख लिया था, फिर वहाँ लोकल लड़का जो था वो मुझे जानता, सारी बात एक ही मोहल्ले के थे, उसने भी मुझे 10 दफ़ा तो देखा है। मुझे बोलता है क्या किया ये? मैंने बोला तुम लोगों ने ऊपर झंडा लगाया, ये क्या किया? बोला तू तो अभी उधर से आ रहा था, तूने देख लिया था? मैंने बोला हाँ देखा। तो बोलता भागा क्यों नहीं? मैंने बोला भागता तो फिर बेइज्जती होनी थी, फिर इधर वापस कैसे आता है? ये सारे लोग तो पूरा इलाका खड़ा देख रहा है। हम अब अपार्टमेंट में क्या होता है पता नहीं आप लोगों ने देखा है, लाहौर में इतना ज़्यादा अपार्टमेंट सिस्टम है नहीं, पूरे घरों में सब लोग बालकनी में खड़े होते हैं, कोई कांड हो जाता है तो, और पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ देख रहा है। बोला यार अभी यहाँ से भागूंगा, पूरे इलाके में तो फोकस तो है कि अभी दुड़की हो गया, फिर मशहूर हो गया, ये भगाया था, उसको रेस किया था, कामरान को दुड़की किया था। अब मार तो खानी है, ये तो पता है, अंडरस्टूड। उसने बोला तो तू चला ये भाग जाता। मैंने बोला भागता तो बाबा फिर नाम वापस नहीं आ सकता था ना यहाँ पे। तो फिर एक जो इनके टिच्चू बदमाश जो है तेरी अभी करके, उसने करीब आया, पिस्टल लगा था, करीब आया, मैं थोड़ा पीछे, उसने बोला नहीं 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 नहीं, बोलता देख तू भी इस मोहल्ले के, हम भी इस मोहल्ले के, ठीक है, तो आ गया तेरी इज्जत है, तो आ गया, बहुत बड़ी बात है, अब से ये काम नहीं होगा। मतलब अभी मुझे दिल में मेरे पट के हाथ में, मुझे पता है अभी ये 60 लड़का है, एक एक मुक्का और पंच भी मारेगा, और ये एक एक नहीं मारते तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ये तो मुझे पता था। बाद में आती धाड़, ये अलग बात है कि फिर हमारा भी रिटेलिएशन तो आता है, ऐसा नहीं है, हमारे पास बच्चा तो मौजूद था। लेकिन एक इन लोगों को शायद वो एक बात समझ में आ गई कि अगर ये टिक गया है तो ये कोई ना कोई पंगा है पीछे इसके, और वो भी जानते थे कि बैक पे कौन है या कौन है। दूसरा अच्छी बैकअप मौजूद थी, बहुत अच्छी बैकअप थी उस ज़माने में, तो मेरी टाइम अच्छा चल रहा था। तो इन लोगों ने उस वक्त फिर टच नहीं किया, इज्जत रह गई। लेकिन उस ज़माने में अली भाई ये भी था, मार खाने से बेइज्जती नहीं होती थी, भागने वाले की बेइज्जती। अगर आपने मार खा लिया और खड़े रहे तो फिर भी इज्जत है कि ठीक है मार खा, ये खड़ा तो रहा है ना। वो हमारा एक काम ये होता था उस ज़माने में कि जैसे अगर आप पे 10 लड़का पड़ गया, अभी हम क्यों वाले यही करते थे, आपने एक को पकड़ लेना है, आपने बाकी तो आपको पड़ रही है ऊपर अल्लाह नीचे हुई, उसका आप नक्शा बिगाड़ देना है। तो आपको 10 पड़ी, आपने अगर 2 मारे ना तो फिर बोलते यार नाम है, बोला कम से कम 2 तो मारे ना यार, 10 तो खाए, लेकिन 2 मारे पॉसिबल ही नहीं था। तो उसमें इज्जत थी। वो टाइम आप लोगों को शायद बहुत अजीब सा लगेगा, जेंजी देखेंगे इनको अजीब सी लगेगी बात, लेकिन हमारा दौर यही था। आपने दो मार दिए, भले 10-50 खा लिए, तो जो एक का नक्शा हमने और हमारा काम ही होता है एक पकड़ के उसका नक्शा बिगाड़ देना अपने मुंह का, ताकि वो आपके साथ जो हुआ वो अपना आदमी भी तो देखेंगे ना कि यार क्या किया है। वो बाद में फिर जो होगा वो तो फिर ऊपर अल्लाह नीचे हुई। लेकिन समझे अभी क्या उस टाइम पर फ़हीम कमांडो ने पीएसएफ के कोई लड़के गिराए? अब नजीब अहमद के बारे में भी सुनने में आता है कि नजीब अहमद पे जो कातिलाना हमला हुआ जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई, वो भी फ़हीम कमांडो ने किया था। क्या सच है ये? नहीं, फ़हीम कमांडो का उसमें लेन देन नहीं था। वो खालिद बिन वलीद चिश्ती था जिसने नजीब भाई का साथ किया था। वो उसमें वो खालिद बिन वलीद चिश्ती ग्रुप, वो अलग लोग थे, दूध वाला। लेकिन ये उस काम में ये नहीं था। ऑफ कोर्स एमक्यूएम के लड़के, मुझे कोई ऐसा लिस्ट याद नहीं है कि ख़ास टारगेट इसने एमक्यूएम के कौन से गिराए, मेरे इल्म में नहीं है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या किया था इसने। लेकिन चूंकि ये इलाके वाला था, एपीएमएसओ वाला नहीं था, ये नेवर वर्क फॉर एपीएमएसओ, ये एमक्यूएम का था। तो ऐसा हमारा नहीं ख्याल कि इसका कुछ पीएसएफ से कोई होगा, पीपल्स पार्टी से आंकड़ा चलता होगा नहीं, लेकिन ये ज़्यादातर मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो। अगवा तवान में वो अगवा टॉर्चर में रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा मेरे इल्म में नहीं है अगर इसने कोई ऐसा कांड किया था। तो फ़हीम कमांडो के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये कश्मीर में जहाद लड़ने गया। क्या ये सच है या ये मिथ है? अली भाई कश्मीर का, और अब ये आगे पीछे था, ये जहाद करने नहीं गया था, ये भागा था वहाँ से कराची से। जब पुलिस का डंडा चढ़ा है ना, तो ये सारे लड़के रेस हुए थे वहाँ से। ये जितने तवंगर खान अपने आप को बोलते थे, अब जो नारा है वो अभी ये दुड़की लगाई है इन्होंने वहाँ से, तो ये आगे पीछे हो गए थे जान बचाने के लिए। तो ये उस चक्कर में फिर जो भी मिला, ज़ाहिर बात है घर से भागना है अभी, तो आपके पास जगह तो है नहीं, फिर उन जादियों के साथ शामिल हो जाओ, तो उस चक्कर में गया था। दैट्स ट्रू कि ये कश्मीर में लड़ा हुआ है, और ये अफगानिस्तान में तो फॉर श्योर उसने ट्रेनिंग की हुई है, पक्की बात है।
जिसने खुद जो JIT बेटी थी उसमें भी उसने इकरार किया इस बात का, उसने इनकार नहीं किया, ये एडमिटेड किया वहाँ पे ट्रेनिंग भी, ये तोते की तरह बोला है सारी चीज़ें। कामरान भी, अब इसका बुरा वक्त कब आता है? जो कहानियाँ सुनने में आती हैं उसके मुताबिक तो पुलिस ने कोई लड़की थी उसको प्लांट किया हुआ था, उससे इसको प्यार हो गया। जब MKM को पता चला तो लीडरशिप ने कहा कि उस लड़की को गिरा दो, इसने इनकार किया और वहाँ से जो है वो क्लैश स्टार्ट हो गया। ये कहानी सही है। अली भाई, वो लड़की असल में जो थी वो उर्दू स्पीकिंग नहीं थी, वो लड़की पंजाबी थी और वो प्लांटेड थी, वो बात सही है। और वो लड़की जो थी इसके साथ वो इश्क मशूकी हो गई, था वो हनी ट्रैप ही, इश्क मशूकी इसके साथ थी उसकी। और इश्क मशूकी के साथ जो था वो मामला इसके MKM से उस वक्त मामलात ख़राब हुए जब लंदन से, क्योंकि ये बेकार हो गया था, वो लड़का काम का नहीं रहा वहाँ से, उन्होंने बोला कि भाई लड़का बेकार हो गया। क्यों? वो लड़की के चक्कर में, वो लड़की सारे ऑपरेशन जानती थी कहाँ हो रहा है क्या, उनके सारे लड़के बैठते वहीं पे थे उसी घर पे आके, और वो सबके साथ इन्वॉल्व रही थी, उसका काम ही यही था, यही उसके काम मुखबरी करना ही था। तो इसको सारी खबरें वहाँ आगे दे रही थी। तो MKM वालों से थोड़ा सा ठंड प्रोग्राम तो चल गया था इसका, क्योंकि उन्होंने इसको बोला कि भाई ये किसी काम का नहीं रहा, उसमें ज़्यादा रहने लगा है, और उसको MKM वालों भी आ गया था कि इस लड़की को जो है काम उतार देना चाहिए। तो उस पर थोड़े से इसके इख्तलाफात थे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये था, ये मतलब ही गॉट अरेस्टेड, सारी बात है, मुखबरी हुई। लेकिन इसके अरेस्ट का वाक़या अली भाई, वो थोड़ा सा उसमें एक शायद लोग थोड़ा सा मिथ है उसमें। असल में पता नहीं था किसी को भी कि ये अरेस्ट हो गया है फ़हीम कमांडो। ये जो लोग बोलते हैं ना वो रेड हुआ और ये गया राव अनवार, नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, वो गलत बात है। असल में जब ये पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया था, किसी को पता नहीं था कि ये पकड़ा गया है। वो तो असल में एजेंसियाँ फ़ोन टैप कर रही थी, एजेंसियों को बाद में, इनको नहीं, अच्छा किसी को इसकी पता नहीं है कि इलाके के लोग, ज़ाहिर बात है, अब MKM के लड़के ये डरते थे ना कि यार अंदर से अगर बात पता चलेगा किसी ने मुखबरी कर दी है तो वो उनके ऊपर हीट आएगी, इसलिए तो पुलिस के सामने बताते नहीं थे। तो खैर जब अरेस्ट को, सारे जितने अरेस्ट हुए थे, इन्होंने शायद एजेंसियों का ही चैटर था, वो मेरा ख्याल है एजेंसियों का चैटर था, क्योंकि इसको ले गए थे 555, वो बाद में गया ये 555 बोलते हैं, वो सदर में CID का सेंटर था, हेडक्वार्टर CID, वहाँ इसको ले गए थे। लेकिन शायद पता नहीं था किसी को भी कि ये फारूक दादा है। वो तो फ़ोन पे कुछ इन्होंने चैटर सुने कि वो पकड़ा गया है, फ़हीम कमांडो पकड़ा गया था उनको, देन दे रियलाइज़ कि यार कस्टडी में है, देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। और फिर इस इलाके में, फिर आई थिंक इसके इलाके का ही एक पुलिस वाला था शायद, जिसने निशानदेही की इसके इलाके का एक पुलिस वाला था, उसने निशानदेही की, उबे तो फ़हीम कमांडो है, फिर उसको पकड़ा। फिर बाद में उस पुलिस वाले को भी मार दिया था इन लोगों ने, दे किल्ड हिम, उसको भी टारगेट किलिंग का निशाना, जिसने उसकी निशानदेही की थी, तो मुखबरी के जुर्म में उसका भी मार दिया था इन्होंने। सो ही गॉट, इसको उस वक्त पकड़ लिया और उसकी खूब तवाज़ु हुई अंदर, मतलब जो, फिर तो आपको पता है ना, पुलिस वाला पेटी बंद, उस ज़माने में आपने हाथ लगा दिया मेरे भाई, ओ लो, फिर जो वो मारते थे, बाप रे बाप। अब यहाँ आता है मामला जो मैंने आपको पहले कहा था, नर और खोती का। मैं आपको डाइसेक्ट कर देता हूँ। ये अली भाई, नर और खोती में फ़र्क ही होता है। जो नर होता है ना, वो मार खाता है, बोलता नहीं है, और नर वो होता है जो अकेले काम करता है। अब एक आदमी जिसके पास 50-25 आदमी हैं, बहादुर अली शहीद का जो इसने काम किया था, शहादत का जो पीछे पूरा मामला था, एक टीम थी यार लड़कों की, इन्होंने फील्डिंग बिठाई हुई थी हफ्ते से। अब इसके लिए बंदा चाहिए होता है ना, देन इट मीन्स वी हैव। अब नर क्या होता है, वो जाता ये बहादुर अली के पास, ये जाता पॉइंट ब्लैंक पे रखता, या मारता या सामने से गोली मारता। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने उसकी फील्डिंग बिठा के रखी, उसको चारों तरफ से ये वॉच कर रहे थे, हर नकलो हरकत, कितने बजे आता है, कितना बजे निकलता है, दे न्यू एवरीथिंग। फिर उन्होंने 3 तरफ से घात लगा और ऐसी फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग करके जितने भी लोग, सबको मार दिया। फिर बाद में ये आया है जब वो सारे शहीद हो गए, जितने पुलिस वाले, आखिर में आया है ये, बिल्कुल एंड में, यानी फायरिंग खत्म हो गई, अंडरस्टूड के, फिर इसने पॉइंट ब्लैंक से जाके सरों पे, जो इंडियन स्टाइल में इन्होंने मूवी में देखा था, वो टा करके इसने आखिर में गोलियां मारी। ओ, फ़हीम खान ने काम कर दिया। दैट्स फॉर एग्जैक्टली इट वाज, ही डिडंट ऐसा, ओके, लीड करा था ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन था वो उसको लीड करा रही है। लेकिन ये फ़र्क होता है नर में और मादी में। मादी काम करती है 50 आदमियों के साथ, ये कोई थोड़ी नर बात है यार। इसमें आप बहादुरी का क्रेडिट कैसे लोगे अली भाई? 50 आदमी आपके साथ है। फिर दूसरा प्रूफ इसके खोती होने का, थाने में गया है, इसने वो बकवासात किए वहां पे, जो वाले फनार ला मलद्दा, इसके ऊपर ये खुद JIT में भी बात आई है सामने कि 80% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मर्डर, 80% मर्डर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, वो इसके खाते में थे।
80%। अब ये नहीं कह रहा कि इसने किए हैं, कुछ ऐसा होता है कि जब वो ओपन बुक्स होती हैं डाल भी देते हैं, थोड़ा सा जहाँ कोई नहीं मिल रहा चलो फ़हीम कमांडो को डाल दो, ये बहुत चलता था उस ज़माने में। इसके ऊपर मर्डर बहुत डले। और अब ये कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन इसने सारी बातें जो कारनामे, किससे ऑर्डर ले लेता, नदीम नुसरत, लंदन वाला सेटअप, फलाना का सेटअप, ये कराची सेटअप, लांडी सेटअप, ही गेव अप एवरीबॉडी। ये नर आदमी यार, नर आदमी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मकबूला की एक दफ़ा मार पड़ी थी थाने के अंदर, उसको खूब मार रहे थाने के अंदर, वो मार रहा है सही, ये इसी CI सेंटर चौधरी लतीफ़, उसको इतना मारा सुबह से शाम तक उसको मारा है। जब थक गए उसको बोले मकबूला अब कुछ बोलेगा, बोले यार खाना तो खिलाओ, फिर बोलता हूँ खाना लेके आओ, खाना वाना लेके, मकबूला के लिए खाना लेके आए, खाना वाना खा लिया उसने, बोलता अब मुझसे ये उगलवा के दिखाओ कि मैंने खाना खिलाया तुमने या नहीं, फिर वो सारी बातें बताऊँ, दे दाना था, फिर शुरू 3-3, 4-4 दिन कंटिन्यू मारते थे उसको, उल्टा लटका के बर्फ़ की सिलों पर डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ये नर होता है। खोती क्या होती है, पहला चंबा पड़ा और मैंने ये भी किया था, मैंने फला काट के, भाई अल्लाह का बात हो, तेन अल्लाह का बात हो, भाईजन ओ भाई दौड़ इधर से पढ़, ये खोती होती। नर बेटर रहता है, पढ़ते रहेंगे, बर्दाश्त नहीं है ना, खोतियाँ हैं। दैट्स अ डिफरेंस। ये लोग करते हैं ना फ़हीम कमांडो फलाना, अबे किधर का कमांडो भाई, 50 आदमी लेके तो मुझे, आप अली भाई आपको भी 50 आदमी मैं गन के साथ दे दूं, आप भी बदमाश हो। आज किसी को भी 50 आदमी गन के साथ मिल जाएंगे, वो बदमाश है, फिर आपको इलाके में कोई तंग करने वाला नहीं है। फिर जब थाने में जाके ऊपर अल्लाह नीचे हुई हो रही है, तो फिर आप पूरी जो है वो 100 माइल्स एन आवर बोल रहे हो। यार छोड़ो भाई, अभी खामखा ये फैंटेसाइज करना, ये हकीकत बहुत अलग है, हमने देखे में सारे। ये अब एक और कहानी मशहूर है रामजी यूसुफ, जिसने 9/11 की जिम्मेदारी कबूल की। जब उससे इंटेरोगेशन की गई तो उसने फ़हीम कमांडो का नाम लिया। अब रामजी यूसुफ और फ़हीम कमांडो दोनों का आपस में क्या ताल्लुक था? बिल्कुल नंबर वन झूठ है। कोई आज तक कोई कनेक्शन नहीं मिला, जिसने बोला झूठ बोला है। दे डोंट नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, दे हैव नो आइडिया। कभी रामजी यूसुफ को नहीं मिला, कभी इनके पाथ क्रॉस नहीं हुए, नेवर एवर इन अ हिस्ट्री। दिस इज समथिंग, किसी ने टट्टू ने एग्जॉटिक बनाने के लिए अपनी बात को मेंशन रामजी यूसुफ, इसने कभी कहीं भी इवन इसका ये जहां पर था इसका एक्सेस उन लोगों के साथ था भी नहीं। दिस वाज, ये जिन कारनामों में रहा है वो थे जो नॉर्थ यानी नॉर्दर्न लाइन्स और वो वाले झगड़े में था। ये तो उस वाले, ये जहाद वो वाले जो अमेरिकी जहाद या रशियन जहाद में नहीं था। ये तो उस जहाद में था जो नॉर्दर्न लाइन्स का आपस में चल रहा था इन लोगों के साथ। उधर रामजी यूसुफ का क्या काम है, खुदा के बंदे, ये लोग पता नहीं किधर की किधर कहाँ सोचते हैं, कहाँ मिलाते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि फ़हीम कमांडो इस्लामाबाद गया और वज़ीर आज़म हाउस में इसने कॉल करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को उस टाइम पर धमकी दी, और जब तक फिर इसका पुलिस मुकाबला नहीं हो गया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उस टाइम तक कराची नहीं आई। एब्सोल्युटली, ये सही बात है और एक अफसोस की बात भी और सही बात भी। तो अब आप सोच लीजिए ना, इनका जो इलाज है क्यों है। ये मुल्क की वज़ीर आज़म को धमकी देना कि तुम लोग जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं, हम निपट लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बेचारी खौफ से, उनको पता, अब वज़ीर आज़म के पास तो रिपोर्ट्स होती हैं ना, उनको पता होता है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दे आर, किस किस्म के जानवर हैं ये। तो उसको पता था ये हमला करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अगर धमकी दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काम तो कर चुका है। कराची में जो ज़माने में बड़े हुए हैं, जो वहाँ जो बच्चे उस ज़माने में देख के अब भी बड़े हैं, उन्होंने सब, जो उस ज़माने के जवान हैं, वो सब जानते हैं इन बातों को कि ये वो दौर था कि MKM ने जो कह दिया वो कह दिया, जो कर दिया वो कर दिया, जो बोल दिया। आपके घर पे आ गए, जानवर की अभी खाल नहीं, कुर्बानी आपके घर पे हो रही है, आपको बोल दिया भाई ये खाल हमारी है, पर्ची दे के पहले चले आते थे। उससे पहले जमात इस्लामी लेती थी और वाकई रिफाई कामों में इस्तेमाल करती थी। इन्होंने उन खालों को बेच बेच के असले ख़रीदे। अब आपकी कुर्बानी हराम, पूरे कराची की कुर्बानियों को इस अल्ताफ़ हुसैन के मोटे के खाते में जाती हैं। वो क्यों? कुर्बानी की खाल जो है वो किसी जमात को असला ख़रीदने के लिए नहीं दी सकती, शरन इजाज़त नहीं है ना, वो तो आप डोनेट करते हैं, क्योंकि वो कुर्बानी अल्लाह के राम है। किसी को कत्ल करने के लिए तो नहीं आप सपोर्ट कर सकते। ये जाके पर्चियाँ, मजबूर बेचारे लोग पर्चियाँ दे के चले आए। अब किसी की हिम्मत थोड़ी है। वोट का भी यही था ना, घर में आदमी गिन के चले आए, वोट हो गया, उसके अलावा चारा नहीं है। सो दिस वॉज द सिचुएशन इन कराची। जब लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कराची के लॉ इन्फोर्समेंट अपनी वर्दी में बाहर ना निकल सके और घर जाके जो वो घर के कपड़ों में, पूरी बेचारा हर पुलिस वाला थैले में अपने कपड़े शलवार कमीज लेके आता था, वहाँ से बदल के आते थे। आप सोचें तो पुलिस, वज़ीर आज़म को अच्छी तरह पता है, इसने धमकी तो लगा दी थी। और वो एक और भी चीज़ थी अली भाई, सो आई सेड,
मे बी ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, ठीक है, मे बी ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग, लेकिन जब भरमबाजी होती है, इसको हम लोग हमारी ज़बान में कहते हैं भरमबाज टैबलेट, BBT, बरमबाज टैबलेट, ओ बरम, वो फलाना दादा, अभी देखो इंडियन फिल्मों का इन्फ्लुएंस। तो बात तो कर दी इसने, लेकिन वो वज़ीर आज़म थी, अब उनको एक खौफ था, वो क्या वजह उसकी वो ही जाने, या उनके अतराफ़ वाले लोग जाने कि क्यों इतना ज़्यादा। लेकिन ये कि दे हैव डन सम सीरियस थिंग, कराची पे इनका राज था। और वही अगर आप कीप इन माइंड कि फिर वो चीफ जस्टिस वाला मामला जब कराची में हुआ, जब उन्होंने रैली निकाली और मुशर्रफ ने अपना मुक्का लहरा के MKM को एक्टिवेट किया, फिर कराची की सड़कों पे जो उन्होंने दंदनाते फिर, तो यू सॉ द एग्जाम्पल कि यू नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। एक खुली छूट तो मिली भी थी इनको, दे रन दैट सिटी, असला है इनके पास, नंबर्स हैं, तो यू हैव टू बी स्केयर्ड। सो दैट इज़ ट्रू कि वो वज़ीर आज़म को उन्होंने, बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा को उन्होंने एक धमकी दी और शी डिडंट कम टू कराची। और वो जिसकी मंजूरी जो भी थी, यानी सारी चीज़ें, जब इसको खुडे लैन लगाया गया तो उसके बाद खबर वज़ीरान तक पहुंची और उससे बड़ा शाबाशी वबाशी भी हुई थी इसमें। अब फ़हीम कमांडो क्रिमिनल तो था, क्या उस टाइम पे फ़हीम कमांडो ने कराची अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर कोई कार्रवाई की, कोई काम किया? नहीं अली भाई, नॉट एज सच। ये लोग ये खाली तंजीमी लोग थे, यानी ये तंजीमी साथी इनको कहा, ये एक दूसरे को साथी बुलाते थे। हालांकि साथी एक चीज़ होती है पाकिस्तान में, अगर आप कभी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो किसी को साथी, तो वो आपको एक चीज़ दे देगा जो कि माने हमल के लिए इस्तेमाल होती है। इन्होंने पता नहीं क्यों अपना नाम साथी रखा हुआ था, बस मजाक नहीं कर रहा, कसम करके पूछ लो किसी को भी, जो पुराने साथी का ऐड भी मिल जाएगा आपको। तो साथी 1 रुपये के 4 मिलते थे, वो एक बड़ा होता साथी 1 रुपये के 4। तो इन्होंने अपना नाम भी साथी रखा हुआ था, एक दूसरे को साथी बुलाते थे। तो ये साथी जो थे, जितने भी थे, ये तंजीमी कामों में ज़्यादा होते थे। इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी था, क्योंकि वो कंट्रोल रखते थे इनको। कंट्रोल क्या मतलब कि एक तंजीम वाले को तंजीम के अंदर ही काम करना है। अगर वो बाहर किसी से डील करते तो उनकी उसके पास पनिशमेंट थी, हर तरह की पनिशमेंट देते थे ये। किसी को बर्तन धोने पे लगाते थे, किसी को ज़मीन साफ़ करने पे लगा देते थे, किसी को 90 पे ड्यूटी लगी। इवन अपने MNA MPS को भी ये डिसिप्लिनरी एक्शन में डाल देते थे। डिसिप्लिनरी का मतलब अगर आप लेट आएँ तो फलान, ये इन्होंने एक अजीब बेवकूफ़ी शुरू की थी। सो नहीं, इसके साथ कोई और एक्सटर्नल काम नहीं था। कुछ ऐसे लोग हैं MKM की तारीख में जिन्होंने किया, लेकिन नॉट फ़हीम कमांडो। वो गोगा वाले थे जो करते थे बाहर डकैतियाँ मकैतियाँ ये वो, लेकिन ये इसने कभी नहीं किया, वो इससे बहुत पहले के लोग थे। फ़हीम कमांडो का पुलिस मुकाबला कैसे होता है? कहा जाता है कि राव अनवार और चौधरी असलम दोनों गए, जेल से इसे निकाला और इसे लेकर गए, तो पूरा एक पुलिस मुकाबला स्टेज किया गया इसका। नहीं, आप ये नहीं कह सकते स्टेज किया अली भाई, यू कैन से स्टेज, क्योंकि देखिए ना सच आपको पता है, ना सच मुझे पता है इसमें एग्जैक्टली। ये यहाँ तक हम दोनों को एक बात पता है कि ये उस वक्त कस्टडी में था, फिर उसको लेके जाते वो निशानदेही पे। अच्छा, वो मामला हुआ रात को, तो रात को उसको जेल कस्टडी से ले गए। लेकिन जब एक जुमला आपको बताता हूँ। जब नसीरुल्लाह बाबर के पास, तारीख़ी जुमला है नसीरुल्लाह बाबर का, जब नसीरुल्लाह बाबर के पास पहुँचा कि ये एक जुमला बोला गया कि फ़हीम कमांडो जो है वो कस्टडी में है। बोला क्यों है, कस्टडी में क्यों है? बात समझ गए? बस उसने नहीं कहा ये, दैट वाज हिस्टोरिकल वर्ड एंड आई प्रेज हिम फॉर दैट कि भाई क्यों है कस्टडी में, जिंदा ही क्यों है, मतलब अब तक मैंने उसने नहीं कहा जिंदा क्यों, उसने कस्टडी में क्यों है। तो बात समझ जाए आप। फिर राव अनवार जो थे वो उस वक्त ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी के बहुत करीब थे, और सारे पीपल्स पार्टी के जो कारनामे थे वही अंजाम दे रहे थे, अच्छे वाले। तो उसको फिर शाम को निशानदेही के लिए नाज़िमाबाद ले जाना था इसको, और ख़बर ये आई कि इनके साथियों ने अटैक, क्योंकि ये करते थे, ऐसा नहीं करते थे, कि इन्होंने उसको रिलीज़ कराने की कोशिश की और उस पर फिर उन्हीं की गोलियों से इसको हलाक कर दिया गया। तो दैट्स व्हाट इट वाज। अब वो एक MKM ने उस पर पंगा उठाया कि जी वो मावरा अदालत कत्ल कर दिया। वो अदालत में तुम्हारे कितने लोग जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, मुझे बताओ कितने लोगों को सज़ा हुई अदालत में MKM के? छुड़ा लेते थे ये लोग, कोई ना कोई टेक्निकलिटी पे, किसी ना किसी चक्कर में जज को प्रेशराइज करके, इन्वेस्टिगेशन को वीक करवा के छुड़वा लेते थे बंदे को। वो तो अगर सौलत मिर्ज़ा का दौर ना होता, अगर वो जिस काम में था, तो सौलत मिर्ज़ा भी छूट जाता। वो सौलत मिर्ज़ा जल्दी चढ़ाया इन्होंने, इसका जोड़ीदार था वो। तो ऐसा था कि जो राव अनवार ने किया वो बेसिकली जो इसको लेके गया निशानदेही के लिए। अब हु नोज, नोबडी डज। ये खाली राव अनवार बता सकता है, या जिसने ये खुद बता सकता है। अब ये तो ऊपर पहुंच गया है, इसकी तो हो रही हो कि जहन्नुम में स्पेशल, जो निचले दर्जे में ना, जहन्नुम का एक स्पेशल अपॉइंटेड सेल है इसके पास, जहाँ इसको हो रही होगी कुटा के आग के कोड़ों से उसके ऊपर, जिसने बेगुनाहों का कत्ल किया। और सारे MKM वालों का एक स्पेशल सेल वहीं पे होगा, वहीं सेक्टर खुला हुआ है MKM का जहन्नुम में, लोअर लेवल जहन्नुम में सारे MKM वाले उसी सेक्टर में। और अभी ये मोटा मरेगा तब भी वहीं जाएगा, वहाँ भी ये भी होगा, और वो छोटा मेमन जाएगा वो भी वहीं होगा। सबका एक वहीं करेंगे फिर ये अपने जल से इजलास साथी।
₹1 के 4। फ़हीम कमांडो को हथकड़ियाँ लगी हुई थी, फ़हीम कमांडो मारा जाता है हथकड़ियों में, तो ये मुबैना पुलिस मुकाबला नहीं हुआ? भाई वो किसी को पता नहीं है। राव अनवर ने बोला भाई इन लोगों ने मारा, आई बिलीव राव अनवर, वो झूठ क्यों बोलेगा? वो आए होंगे छुड़ाने के लिए, मार गए अपने साथी को, मार देते हैं कुत्ते के बच्चे, हु नोज, नोबडी नोज। बट आप ये नहीं कह सकते। नो कुछ लोग कहते हैं वो हथकड़ी में था। अबे वो अगर राव अनवर इनकाउंटर करना इतना उल्लू का पट्टा है कि वो अगर अगर उसको भगा के मारना होता तो हथकड़ी खोल देता। लेकिन जब हमला हुआ है, एक मेक सेंस राइट, व्हाट योर ब्रेन सेज। एक आदमी हथकड़ी में छुड़ाने आए, उन्होंने फायरिंग की, गोली लग गई, हथकड़ी में था, मर गया। टू बैड। हाथ खोले होते तो मुझे सवाल होता कि भाई हाथ खोले कैसे थे, दैट्स अ प्रॉब्लम। हाथ हथकड़ी में लगे, बोले वो हथकड़ी में था, वो हथकड़ी में ही होगा, मुझे हथकड़ी में होता, छुड़ाने आए मार दिया, टू बैड। फ़हीम कमांडो के पुलिस मुकाबले पर जो रिपोर्टिंग हुई, कहा जाता है कि मुफीस फ़रूकी, फ़हीम कमांडो का भाई, जो पहले पुलिस में था लेकिन फ़हीम कमांडो की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। फ़हीम कमांडो का पुलिस मुकाबला जब करना था, उससे एक दिन पहले उसे गिरफ़्तार किया जाता है। फ़हीम कमांडो के पुलिस मुकाबले वाले दिन जो है कहा गया कि वो छत पर था, उसने जो है फ़ायरिंग की और जवाबी फ़ायरिंग में ये भी मारा गया। वो जो एक कहानी होती है कि साथियों की फ़ायरिंग से बंदा मारा गया और साथी भी मारे गए। तो अगले दिन फ़हीम कमांडो के पुलिस मुकाबले के अगले दिन जो है इसकी लाश भी मिलती है। अली भाई देखिए, इस पे कहना या बोलना बनता इसलिए नहीं है कि आई एग्जैक्टली डोंट नो, क्योंकि मेरे जो जो जानने वाले उस दौर के भी आज भी हैं, कुछ लोगों से दुआ सलाम रहती है। आई डिड कॉल फ्यू द गाइज रिफ्रेशर एक करने के लिए, ज़ाहिर बात है, इट्स अ ओल्ड स्टोरी। सो दैट्स हाउ आई गेट टू द बॉटम ऑफ मोस्ट ऑफ थिंग कि जो जो उस वक्त के लोग थे, कुछ अब सहाफ़त से भी हैं, उनमें से कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ और भी हैं, यूट्यूबर कोई नहीं है बाय द वे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो काम किए हुए हैं। तो मैंने ये बात पूछी थी, मैंने उसको, बल्कि रात को भी, अब आपने कहा कि इस पे करना है बात, तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने उसको पूछा, मैंने यार वाकई हुआ था? नहीं सच्ची बात। बोलते यार वाकई किसी को नहीं पता कि अगर एग्जैक्टली छुड़ाने आए थे, करते तो थे, ऐसा तो नहीं है कि, यानी फ़हीम कमांडो का मसला ये था कि इसके ऊपर राज बहुत ज़्यादा थे इसके पास, ही हैव टू मेनी सीक्रेट्स ऑफ एमकेएम। अगर आप एजेंसी की, इनको राव अनवर की कस्टडी से प्रॉब्लम नहीं था, इनको प्रॉब्लम था एजेंसियों के साथ। असल में ये नहीं था कि बहुत राव अनवर को पता चल जाएगा, राव अनवर पता चल क्या करेगा राव अनवर, वो असल में पता है कि एजेंसियां जो हैं फिर उनको ये सीक्रेट देगा सारे कि कहाँ से सेल चलता है, वो होती है इंटरनल इन्फॉर्मेशन। उनको डर खाली इस बात से होता है कि ये नेटवर्क चलता कैसे है। बाद में भी चलता रहा, पहले साउथ अफ्रीका, आपने सुना होगा साउथ अफ्रीका सेल, साउथ अफ्रीका की जो टीम है इनके लड़के भाग गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत गरक हुए हैं ये। तो एग्जैक्टली चेन ऑफ कमांड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, जिसने ऑर्डर इशू किया वो कौन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन करता है। इमरान फारूक जो था उसका नाम हमें आया बाद में कि भाई ही वॉज इन्वॉल्व इन, छोटे वाले भाई का भी आया, मेमण का, और भी लोगों के नाम है। सो उनको डर लगता था कि जाहिर बात है जब एहतसाब होगा तो वो एजेंसी अपना काम दूसरे तरीके से करती है, फिर वो आदमी कहीं से गायब होता है, फिर वो राव अनवर की कस्टडी में आता है, फिर उसको चीरा लगता है। चीरा लगाना पता है क्या करते हैं अली भाई? चीरा क्या होता है? चीरा बड़ा कमाल चीज़ होती है। वो टांगों को ना दोनों तरफ फ्लैट कर देते हैं, उसको चीरा लगाना कहते हैं, उससे नामर्द हो जाता है आदमी। और फिर इनको जब जेल में रखते हैं उसको क्रॉस डंडा बेड़ी कहते हैं। एक तो डंडा बेड़ी, डंडा बेड़ी क्या होती है? बेल्ट के ऊपर लोहे की चीज़ नीचे कड़ा होता है। जब फिर जो पंगेबाज होता है ना, ऐसा उसको क्रॉस डंडा बेड़ी लगाते हैं। वो डंडा बेड़ी एक टांग की बेल्ट क्रॉस वाली यहाँ पर, ये वाली, उसको क्रॉस डंडा बेड़ी कहते हैं। फिर आदमी डड्डू की तरह उछल उछल के चलता है, और जो टांगे जो है ना आपके मसल्स वो ऐसे हो जाते हैं कि जब डंडा बेड़ी उतरती है ना कई कुछ अरसे के बाद, तो फिर आदमी वो ऐसे ही चलता है जैसे उसको पता चलता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा क्रॉस डंडा बेड़ी लगी रही है। तो उनको पता था कि क्रॉस डंडा बेड़ी लगनी है बाद में, और बाद में लेटर परेड होगी, तो वो नहीं चाहते थे कि ये काम हो। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि इन्होंने खुद, ये तो मार भी देते थे, ऐसा ये इनसे कोई बाइद नहीं है, इन्होंने, इनके अंदर कोई रहम या कोई एथिक या कोई मॉरल नाम की चीज़ थोड़ी थी। गिरा दो, मार दो, काट दो, दैट्स ऑल इट वाज। ये तो किराए के कातिल थे बेसिकली, दैट्स ऑल दे वर। ये कोई जमात तो नहीं थी, ये तो दहशतगर्द तंजीम थी जो इंडिया से पैसे लेके काम कर रही थी कराची के हम बर्बाद करने के लिए, मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए पाकिस्तान को। दैट्स व्हाट दे वर। सो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, टू बैड। कामरान भी, आपने कराची ऑपरेशन देखे है, उस दौर के जो टारगेट किलर थे ये फ़रूक दादा, फ़हीम कमांडो, नईम शर्री, और फिर जो सोलत मिर्ज़ा था उसे तो सज़ाए मौत हो गई।
लेकिन ये जो कराची ऑपरेशन है, आपको क्या लगता है ये कामयाब हुआ? उस दौर के जो सारे क्रिमिनल्स थे उनका सफाया हुआ? नहीं अली भाई, कराची ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। कराची ऑपरेशन हो गया सियासत की नज़र। अगर कराची और ऑपरेशन कामयाब होता तो फिर वो होता कोलंबिया मॉडल, जिसको कहते हैं कोलंबिया मॉडल होता। फिर वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो सबका सफाई हो जाता। और फिर अब देखें, इमरान फारूक को आखिर में इन्होंने खुद ही गिराया। इमरान फारूक का मर्डर इन्होंने ही कराया, लंदन ग्रुप ने ही उसी को मरवा दिया उनकी। और ये एक दूसरे को तो वैसे ही बदनाम है, एक दूसरे को मारने के लिए किसको छोड़ा है इन्होंने। जो भाग गया वही बच गया बस। तो कामयाब जब होता जब वन टू ऑल पूरा इनका कराची में सफाया हो गया होता, यानी एमक्यूएम की दोबारा चौकिंग ना होती। वहाँ पे हुई है चौकिंग पीछे भी, कोई घरों से कुछ लोग चल रहे हैं, वो सियासत का कुछ मामला है। और ये पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है कि आपको मसला ये होता है कि कराची में आपको एक जमात का जोर रहा है वहाँ पे, फिर वो दूसरी जमात आ जाती है, और दूसरी वो जमात आती है जो फिर किसी की पसंदीदा जमात नहीं है, वो उसका जोर तोड़ने के लिए फिर आप ब्रिंग बैक द सेम जोकर्स जो पहले ही कर चुके हैं। तो दिस इज़ डर्टी पॉलिटिक्स, बेसिकली इसको डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। तो अगर वो डर्टी पॉलिटिक्स ना होती और एक जमात का जोर तोड़ने के लिए दूसरी जमात को ना सहारा लेना पड़ता, दैट वुड बी अ क्लीन अप ऑपरेशन। लेकिन इनमें से बहुत से लोगों को मार दिया गया, लेकिन जो कुछ जिम्मेदारान हैं वो आज भी जिम्मेदार हैं। बात समझ रहे हैं? इतना ही कहूँगा मैं, आपने पहले वार्निंग शॉट दे दिया था मुझे। जो कुछ वक्त के जिम्मेदार थे वो आज भी कुछ उसमें जिम्मेदार बैठे हुए। अब उसमें पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, आप कहेंगे मैं ले दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा कौन सा क्या टेढ़ा कर लेना है। आपके मसले होंगे, कॉल बाद में आपको आनी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।